Hello students, today we are going to start with a new topic, that is Taylor Scientific Management. In the previous topic in Principles of Management, we talked about Fayol's Principles of Management, what is Principles of Management, and today's topic we are going to start with Taylor Scientific Management, where we discuss about Taylor's scientific principles which are being formed by him. So let us start with the new topic, that is Taylor Scientific Management. Taylor Scientific Management. Now, Taylor's scientific management. First, let us know about who is Taylor. Now, the full name of Taylor is Frederick Winslow Taylor. He was born on March 20th, 1856, and died on March 21st, 1950. He was an American mechanical engineer, so most of the time he worked in a steel company. He developed a theory of management that is also known as scientific management. Now, why he used to develop those scientific management? Now, in the earlier days, the managers used to follow the rule of thumb. Rule of thumb means managers doesn't know what to do. They work on the institutions. Institution means whatever is being their past experiences, whatever they have asked from their fellow workers, fellow managers, they get the experiences if they have got any in trouble. So they follow those principles. So in the earlier days, there was no principles on the basis of which they used to work. So जैसे जैसे उनके एक्सपीरियंस आता जाता था, जैसे जैसे काम मिलता जाता था, जैसे जैसे पढ़ते आते थे, वैसे वो काम करते थे. तो पहले कोई मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स नहीं हुआ करते थे. तो जैसे उनके एक्सपीरियंस थे, जैसे वो इंस्टीट्यूशन थे, जैसे उन्होंने पिछली बार उन्होंने जो अप्लाई किया था, फिर वही अप्लाई करते थे. देखते थे कि क्या वही सेम रिज़ल्ट आएगा कि नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे वर्कर्स सेटिस्फाई नहीं है, तो मैंने पिछली बार उनकी सैलरी बढ़ा दी, तो वो सेटिस्फाई हो गए. तो इस बार अगर वो फिर नहीं सेटिस्फाई हुए, तो मैंने क्या किया, फिर मैंने उनकी सैलरी बढ़ा दी. बट क्या हुआ, वो फिर इस बार सेटिस्फाई नहीं हुए. तो ज़रूरी नहीं है जो पिछली बार किया वो हमेशा हर बार सेम रिज़ल्ट दे. तो बट पहले मैनेजर्स के पास कोई रास्ता नहीं होता था, कोई तरीका नहीं था. दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू फॉलो द रूल ऑफ थंब. तब टेलर ने was never agreed with those principles. That rule of thumb, he was never agreed. He proposed scientific management. Scientific management में क्या कहा? He wanted to apply standardized method. Standardized method एक ऐसा मेथड या ऐसा टूल जिससे आउटपुट इंक्रीज हो, साथ साथ में क्वालिटी बेहतर हो और कॉस्ट ऑफ वेस्टेज बढ़े. क्योंकि आप कोई भी चीज़, जैसे पहली बार था, पिछली बार वाले जैसे एग्जांपल दिया कि आपने एक चीज़ बार अप्लाई की, चलो वो वर्क कर गई, बट अगेन वही सिचुएशन आई और फिर आपने अप्लाई करी, तो क्या हुआ, वो वर्क नहीं किया. तो आपको क्या होगा, कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा. तो हर बार आप तरीका ढूंढोगे, हर बार तरीके बदलते रहोगे, तो क्या होगा, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, आपका पैसा खर्चा होगा और समय भी बर्बाद होगा. तो इसीलिए साइंटिफिक टेलर ने कहा कि एक ऐसा मेथड होना चाहिए जो एक स्टैंडर्ड हो और उससे समय बचे, आउटपुट ज़्यादा हो और क्वालिटी बेहतर मिले. तो टेलर ने कहा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे. अगर सिंपल भाषा में बोले, टेलर ने बोला कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में ये पता होना चाहिए कि मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं अपने लोगों से काम क्या कराना चाहता हूँ और उन्हें कैसे कराऊँ कि वो सस्ते में और बेहतर तरीके से हो. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. So let us start with the principles of scientific management. Now the first principle, that is science not rule of thumb. मैंने पहले भी बताया that Taylor has totally discarded the rule of thumb. He never agrees with the rule of thumb क्योंकि उसमें समय बर्बाद होता है. तो he advocates the scientific approach. Scientific approach में क्या है कि जो पहले आपने मेथड्स निकाले उसमें सारे मेथड्स को पढ़ो, इन्वेस्टिगेट करो और उनमें से जो बेस्ट मेथड है उसको निकालो और उसको एक स्टैंडर्ड मेथड बनाओ. उस स्टैंडर्ड मेथड को जब हम लेके आएंगे तो उससे क्या होगा, समय बचेगा, एफर्ट कम लगेगा, पैसा बचेगा और रिसोर्सेज बचेंगे. तो फॉर एग्जांपल, एक मैकडॉनल्ड तुम लोग जाते रहोगे, तुमने देखा होगा कि जब तुम कोई ऑर्डर देते हो तो वो ऑर्डर रिसीव करती है या करता है, फिर वो ऑर्डर चिल्लाता है
चिल्लाता है, जब वो ऑर्डर चिल्लाता है तो वहाँ पे एक बर्गर फॉर एग्जांपल तुमने बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ का ऑर्डर दिया, तो वो एक बर्गर बना रहा होता है, एक फ्रेंच फ्राइज़ बना रहा होता है। वो बर्गर बना के वो एक जगह रख देता है, फ्रेंच फ्राइज़ बना के एक जगह रखता है, फिर एक आदमी आता है उस फ्रेंच फ्राइज़ और बर्गर को लेता है और उसको अरेंज करके वो तुम्हें प्लेस अप कर देता है, तुम्हें देता है। तो ये एक बेहतर मेथड है। इससे क्या होता है कि वो जल्दी डिलीवर करते हैं। बट अगर उसी जगह पे कोई एक आदमी होता और वो इस मेथड में क्या करता है, वो हर बार एक्सपेरिमेंट करता है कि चलो पहली बार करते हैं तो मैंने ऑर्डर रिसीव किया, मैं ही बर्गर बनाऊंगा, मैं ही फ्रेंच फ्राई करूँगा और फिर मैं ही उसको अरेंज करके, तो उसमें ज़्यादा समय लगता है। या फिर दूसरी बार मैं कान में जाके बोलूँगा। तो हर बार मेथड चेंज करने का एक बेहतर मेथड निकाला, जिससे क्या हुआ, सबको पता है क्या हो रहा है और समय पे हो रहा है। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब। तो उसने रूल ऑफ थंब को डिस्कार्ड किया और साइंटिफिक अप्रोच को पे वर्कआउट किया और सारे ट्रेडिशनल मेथड में से इन्वेस्टिगेट किया कि उसमें से बेस्ट मेथड क्या था, बेस्ट अप्रोच क्या था, और उसको एक स्टैंडर्ड मेथड बनाया। जैसे मैकडॉनल्ड्स ने एक स्टैंडर्ड मेथड निकाला और आज की डेट में क्या होता है, बेस्ट डिलीवरी सर्विसेज दे आर एबल टू प्रोवाइड इट। सो दिस इज हाउ दैट इज द मीनिंग ऑफ साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब। नाउ कमिंग टू द सेकेंड मेथड, दैट इज हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। हार्मनी, पहले ज़माने में क्या होता था कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता था। मीन्स उनके बीच में बहुत गैप होता था कि मैनेजर सोचता था कि मैं मैनेजर हूँ, मेरे अलावा किसी की भी नहीं सुननी चाहिए। इस बातों पे टेलर राज़ी नहीं हुआ। ही सेड दैट देयर शुड बी एन इक्वालिटी अमंग द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। उन दोनों के बीच में भी आइडियाज़ और थॉट्स शेयर होने चाहिए और वर्कर्स के भी आइडिया और थॉट्स लेने चाहिए। तो ही completely discard that there should not be a differences between the manager and the workers. There should be a complete harmony. Harmony means there should be a complete equality between the management and the workers. So इससे क्या होगा कि वर्कर्स भी अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपने व्यूज़ शेयर कर पाएंगे मैनेजर से और उनके व्यूज़ एंड थॉट्स, आइडियाज़ मैनेजर एक्सेप्ट करके अपने कामों में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अगर उनकी वो आइडियाज़ और थॉट्स बेहतर होंगे। तो वर्कर्स को भी फील होगा दैट दे आल्सो बीइंग द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, काम बेहतर तरीके से होगा और मैनेजर्स को लगेगा माई वर्कर्स आर डूइंग इन अ बेस्ट वे। तो उनके साथ उनको भी क्या करना चाहिए, दे शुड शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी विद द वर्कर्स। So it means that there should be a complete harmony between the management and the workers. A complete mental revolution should be initiated by the management and the workers. And there should be a complete transformation of their thinking. Means they should be sharing the ideas and thoughts. The workers should be sharing the ideas and thoughts with the managers. तो मैनेजमेंट का काम क्या होगा, दे शुड शेयर द गेन्स। अगर वर्कर्स इनिशिएटिव ले रहे हैं बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए तो मैनेजमेंट का काम होना चाहिए कि कंपनी के गेन्स के साथ कंपनी वर्कर्स कंपनी का मदद करें। Now coming to the third principle. Now the third principle, that is cooperation, not individualism. Now cooperation का मतलब हुआ कि सब लोग एक साथ काम करना चाहिए। ये नहीं कि लेबर्स अलग हैं, मैनेजर्स अलग हैं, they are not cooperative. They are talking about managers are individuals, workers are individual. No, there should be a better cooperation between the laborers and the managers. उनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए, उनका कंपटीशन कॉपरेशन। क्योंकि अगर कंपटीशन होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए खतरा हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं फुलफिल होगा, वो वहाँ पे वर्कर्स का वर्क फुलफिल होगा। और कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का वर्क फुलफिल नहीं होगा तो वर्कर्स का भी इंडिविजुअल बेनिफिट फुलफिल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें कोऑपरेटिव होना चाहिए, एक साथ मिल के काम करना चाहिए रादर दैन इंडिविजुअली वर्क करना चाहिए। सो कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन। पिछले प्रिंसिपल में भी हमने जो पढ़ा, देयर शुड बी एन इक्वालिटी। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव सजेशंस आपको वर्कर्स से भी लेने चाहिए। उनके इंस्ट्रक्शन या उसके थॉट्स या उनके आइडियाज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर वो आइडियाज़ एंड थॉट्स बेहतर हैं, कंपनी को बेनिफिट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ा सकते हैं, तो उनको रिवॉर्ड करना चाहिए और उनके सजेशंस को कंपनी में इन्वॉल्व करना चाहिए। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कोऑपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म। और वर्कर्स और मैनेजर का भी काम इक्वल फॉर्म में बंटना चाहिए। यही नहीं कि सारा काम वर्कर्स कर रहे हैं, मैनेजर आर जस्ट रिलैक्सिंग और जस्ट गिविंग द
instruction. No, the work between the managers and the workers according to their position, according to their responsibility, should be divided up. So there should be cooperation, not individualism. Principle number 4, that is development of each and every person to his or her greatest efficiency. मीन्स हर एक इंसान का जो कंपनी में काम कर रहा है उसका डेवलपमेंट होना चाहिए उसके एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग. हर एक पर्सन को साइंटिफिकली सेलेक्ट करना चाहिए उसके काम के अनुसार, उसके फिजिकल स्टेटस के साथ, मेंटल्स और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ के साथ हिसाब से. और अगर कोई चीज़ में अगर ज़रूरत है उसको ट्रेन करने की तो उसको ट्रेन करना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दिया था मैकडोनल्ड्स का, तो जिसको फ्रेंच फ्राइज़ बनाना चाहिए तो उसको उस हिसाब से उसको ट्रेन करना चाहिए. ये नहीं कि उसको फ्रेंच फ्राइज़ बनाना आता है और वो बर्गर बनाने की ट्रेनिंग लेगा, या फिर वो ऑर्डर रिसीव करके कंप्यूटर पे डेटा एंट्री करने की रिकॉर्ड देगा. नहीं, जो चीज़ जिस चीज़ में वो बेहतर है उसकी कैपेबिलिटी को पहचाने, उसकी फ़िज़िकल और मेंटल स्टेटस को जाने और उसके हिसाब से उसको काम असाइन करें. और अगर उस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो उसको ट्रेनिंग दे, क्योंकि अगर ट्रेनिंग देंगे तो उससे बेस्ट मेथड निकल पाएगा. और ज़रूरी नहीं है कि पहले दिन ही ट्रेनिंग देने के बाद ही वो चीज़ सक्सेसफुल हो, टाइम लगता है. तो उसकी एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए वी शुड गिव देम एसेंशियल टाइम एंड फाइंड आउट द बेस्ट मेथड सो दैट दे आर एबल टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ मच बेटर वे. ना वर्कर्स के लिए भी है कि अगर उनको कोई चीज़ बेहतर नहीं लगती, अगर वो उस चीज़ पे डिसएग्री होते हैं, तो उस चीज़ को कंपनी ये नहीं होना चाहिए कि वो स्ट्राइक कर दें. ऑर्गेनाइजेशन, उससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्ट होता है, वर्क काम का इफेक्ट होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जापान में जब भी वर्कर्स को कोई बात चीज़ ख़राब लगती है या वो उनको बातें सही नहीं समझ में आती, जो कंपनी उनके लिए ले रही है स्टेप्स उनको बेहतर नहीं लगती, तो वहाँ पे काम नहीं बंद करते. वो काम जो करते हैं वो डेली का जो काम होता है वो वैसे ही करते हैं. बट उसकी जगह वो क्या करते हैं, वो हाथ के बाहों में काली पट्टी बांध देते हैं. मीन्स दे यूज टू पुट अप दे यूज टू टाई अप अ ब्लैक रिबन ऑन देयर आर्म्स. तो उससे क्या मतलब होता है कि दे आर डिसअग्रीइंग व्हाट द सजेशंस द कंपनी हैज़ गिवन इट फॉर देयर रिफॉर्म्स. उससे क्या हुआ ना, ऑर्गेनाइजेशन का काम रुका और उन्हें जो बात कहनी थी उन्होंने वो कह दी. तो दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर बीइंग डन. थैंक यू.